वेलकम टू अ लेटेस्ट एपिसोड ऑफ पॉपुलर टॉक विद तैयब इफ्तिखार। आज हमारी खुशकिस्मती के इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट अली जावेद बाजवा साहब हैज बीन काइंड इनफ टू लेट अस हिज टाइम। इनसे आज हम इंटरनेशनल लॉ के हवाले से वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमारी जनरल पाकिस्तानी अवाम को इंटरनेशनल लॉ क्या है, उसकी अहमियत क्या है और इंटरनेशनल लॉ को किस तरह हम लोग अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं जानेंगे। तो लेट्स गो स्ट्रेट टू अली जावेद बाजवा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू तैयब फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो एक बड़ा प्राइमरी क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ? बैनुल अक़वामी कवानीन है क्या? अच्छा, ये एक बड़ी इसकी कुछ स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अगर समझाने के लिए ये कहा जाए कि एक बॉडी और सेट ऑफ रूल्स एंड ट्रीटीज़ एंड कस्टम्स जो ओवर सेंचुरीज़ डेवलप हुए हैं, जो डिफ़ाइन करते हैं रिलेशनशिप ऑफ कंट्रीज़, जिसको इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स कहते हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, या इंडिविजुअल्स जो सब्जेक्ट्स हैं। ये तीन सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के। तो उनका आपस में हर एक के साथ या इंटरनली जो एक रिलेशनशिप जो गवर्न करते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स और वो बॉडीज़, इसको इंटरनेशनल लॉ कहेंगे। एंड दिस इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ ट्रीटीज़, लॉट ऑफ कस्टम्स और लॉट ऑफ जजमेंट्स। तो ये सारा कुछ मिला के इंटरनेशनल लॉ बनता है, जो इवॉल्व हो रहा है विद टाइम। सर, what does international law comprise of basically? What are the sources of international law? अच्छा, इंटरनेशनल लॉ की जो मेन 4-5 सोर्सेज हैं, उसमें सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो स्टेट्स ने आपस में साइन की हुई हैं। एक जो सबसे पहली मिसाल जहन में आती है वो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, यूएन चार्टर। उसके अलावा जिस तरह इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिसको लॉ ऑफ वॉर भी कहते हैं, उसके लिए जिनीवा कन्वेंशंस हैं ऑफ 1949, उनके एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं 1977 के। इसी तरह अभी रिसेंट पास्ट में एक केस हुआ था जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कुलभूषण यादव का एक कंटेंशियस इशू था, उसके ऊपर हुआ था। तो उसके लिए जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो है 1961 का। तो इस तरह एक तो ये ट्रीटीज़ हो गए। सेकेंडली इंटरनेशनल कस्टम्स हैं। कस्टम्स जो अभी कोडिफाइड फॉर्म में तो नहीं आए, लेकिन अब स्टेट्स आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब इंटरेक्ट करती हैं, तो कुछ कस्टम्स ऐसे इवॉल्व हुए हैं जिनको वो प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है कि इंटरनेशनल लॉ की अहमियत क्या है, क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स क्या हैं जिन पे ये एप्लीकेबल होता है, वो स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड सिटीजन्स भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं। तो इंटरनेशनल लॉ की जो इम्पोर्टेंस है, ये आप इसको यूँ समझें कि हम ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉ के तहत गवर्न हो रहा है। अभी आप और मैं अगर एक बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड कॉन्वर्सेशन। तो इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ के अंदर मैं आपको दो बहुत एक्सट्रीम वेरीड एग्जांपल्स देता हूँ। एक तो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप की एक फ़्लाइट है, आप ने किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल करना हो, तो आप प्लेन में बैठते हैं और आप जा रहे हैं लेट्स से टू सम कंट्री इन यूरोप। तो रास्ते में हर कंट्री की एयर स्पेस जब आप यूज़ कर रहे हैं, वो फ़्लाइट वो यूज़ कर रही है, तो उस पे इंटरनेशनल लॉ का कोई ना कोई पर्टिकुलर चार्टर या कोई ट्रीटी ऐसी होगी जो वो उसको अलाउ कर रही होगी कि आप ये एयर स्पेस यूज़ करके जा सकते हैं। वो तमाम मुल्क जो हैं वो उन्होंने रेटिफाई किया होगा उस ट्रीटी को। और जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, तो तब जो इमिग्रेशन हो रही है वो एक प्रोसेस ऐसा है जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ की किसी ना किसी ट्रीटी के अंदर इनिशियली सारे कंट्रीज़ ने रिकग्नाइज़ किया होगा। और कॉमन क्योंकि कॉमनैलिटीज़ हैं, कॉमन जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो आपस में सारे एक्नॉलेज करते हैं, तो उसकी बेसिस पे आप एक प्रोसेस से गुज़रते हैं, जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ये तो है इंडिविजुअल के लेवल पे।
फिर इकोनॉमीज़ में आप देखें कि जो ट्रेड हो रही होती है वो अक्सर समंदर के थ्रू हो रही होती है। तो आप उसमें जिस तरह फ्रेट फॉरवर्डिंग है, कंटेनर्स, एक शिप कई 100 कंटेनर्स जो हैं वो कैरी कर रही होती है, तो उस पर लॉ ऑफ सीज़ अप्लाई करेगा, और ये भी इंटरनेशनल लॉ का एक सब्जेक्ट है। और एक तो ये एग्ज़ाम्पल हो गई, और दूसरी जो बहुत ही वेरीड एग्ज़ाम्पल है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के वक्त आ जाती है कि अगर दो स्टेट्स के दरमियान या किसी स्टेट के अंदर भी कोई इंसर्जेंसी या बेलिजरेंसी चल रही है तो उस पर क्या क्या लॉज अप्लाई करेंगे। अगर आपने दूसरी स्टेट के कुछ लेट्स से आर्मी ऑफिसर्स को पकड़ लिया है तो क्या उनको POWs, प्रिजनर्स ऑफ वॉर का स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं तो उनके ऊपर आपने किस तरह से उनको ट्रीट करना है, कौन सा लॉ अप्लाई करेगा, ये सारा कुछ जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में आता है। तो इंटरनेशनल लॉ इतना वास्ट सब्जेक्ट है, हमें आम तौर पे ज़िंदगी में शायद इतना फील ना होता हो, लेकिन जनरली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है द वे द वर्ल्ड इज़ वर्किंग आजकल। तो इस वजह से इंटरनेशनल लॉ की एक अहमियत और वो आने वाले वक्तों में हर रोज़ बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मेरी नज़र में है वो एक हैंडबुक है प्रिंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, और ये उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इसका जो एग्जैक्ट नाम है इंटरनेशनल लॉ हैंडबुक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये इसमें बहुत सारे जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कवर हो रहे हैं। इसके अलावा आप आई वुड रिकमेंड जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट पढ़ें, वो ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का स्टैट्यूट पढ़ें जिसको आमतौर पे रोम स्टैट्यूट ऑफ 1998 भी कहते हैं। उसके अलावा वो जिनीवा कन्वेंशंस पढ़ें, उनके एडिशनल प्रोटोकॉल्स पढ़ें। ये 1949 के हैं जिनीवा कन्वेंशंस 4 हैं, और फिर 2 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं 1977 के। तो इसलिए एक बहुत अच्छी कंपेंडियम है, एक अच्छी किताब है जिसमें सारे उन्होंने इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटीज़ हैं उनको सम अप किया और कंबाइन किया। तो ये आप अगर स्ट्रेट अवे कुछ ट्रीटीज़ पढ़ना चाहें तो वो वहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा एकेडमिकली जो ज़्यादा मशहूर बुक्स हैं उसमें मैल्कम एन शॉ की बुक है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की हुई है, तो वो हो सकती है, बट दैट इज़ ऑन दी एकेडमिक साइड। तो किसी भी इशू के ऊपर अगर आपने कुछ पढ़ना हो या कुछ देखना हो तो आई वुड रिकमेंड यूनाइटेड नेशंस की जो अपनी ओरिजिनल जो पब्लिकेशंस हैं उसको देखें, या जो रोम स्टैट्यूट है उसको देखें जो ICC का है। इसी तरह से एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए तो उसका स्टैट्यूट पढ़ें, जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट है उनके स्टैट्यूट्स आप देखें। स्टैट्यूट के अंदर बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारी आम तौर पे जो टर्म यूज़ की जाती है कि जी फ़लाँ मुल्क ने जेनोसाइड शुरू कर दिया है एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का, या फ़लाँ कंट्री के अंदर फ़लाँ साहब जो थे उनको अब आके 20 साल बाद सज़ा हो रही है कि उन्होंने वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया था या एथनिक क्लेंजिंग की थी। तो ये सारी जो है ना जेनोसाइड, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड इस तरह की जो हैं ये डिफाइंड हैं बाकायदा रोम स्टैट्यूट जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है उसके अंदर। और फिर जब तक उनके इंग्रेडिएंट्स क्राइम के पूरे नहीं होते तब तक वो क्राइम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। तो अगर आप पूरा स्टैट्यूट पढ़ेंगे एज अ होल तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू होंगी।